नमस्कार दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री मोदी तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने के बहाने तलाश रही है? और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन इस सवाल को अभी वजह इसलिए मिली क्योंकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है केंद्र को, जिसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री बैठकों में नहीं आ रहे हैं। दिल्ली की जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण या अन्य जो मुद्दे हैं दिल्ली की जनता से जुड़े हुए, या दिल्ली के जो विभाग हैं उनसे संबंधित मंत्री, दिल्ली सरकार के प्रमुख मंत्री बैठक में बुलाने को जो उन्हें न्योता दिया गया है या बुलाया जा रहा है एलजी के साथ बैठक के लिए, उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। 2 बार एलजी ने बैठक बुलाई थी, 29 मार्च और 2 अप्रैल, और दोनों बार मंत्रियों ने बैठक में आने से मना कर दिया। ये एलजी ने सूचित किया है केंद्र सरकार को। इसका मतलब क्या है? ये आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में बंद हैं। 1 अप्रैल से अगर आज देखें 9 तारीख, तो तिहाड़ में उनके 9 दिन हुए और 21 मार्च को ईडी की हिरासत में थे। कुल जमा 19 थे। और इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने, जिसमें सौरभ भारद्वाज प्रमुख हैं, उन्होंने आरोप लगाया है एलजी पर कि एलजी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, या दिल्ली के बहुत सारे नौकरशाह जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव शामिल हैं, उसमें दिल्ली में दवाओं की किल्लत हो रही है। मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तक की बात दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है। उसको ईडी की हिरासत में थे। कुल जमा 19 थे। और इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने, जिसमें सौरभ भारद्वाज प्रमुख हैं, उन्होंने आरोप लगाया है एलजी पर कि एलजी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, या दिल्ली के बहुत सारे नौकरशाह जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव शामिल हैं, उसमें दिल्ली में दवाओं की किल्लत हो रही है। मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तक की बात दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है। तो क्या कोई तनातनी की तस्वीर बन रही है? और जैसा कि मैंने कहा, क्या ये बहाना तलाशा जा रहा है? और दूसरी बात, केजरीवाल बार बार कह चुके हैं, या उनके लोग बार बार कह रहे हैं, उनके मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। उसके संवैधानिक पहलू, उस पर हमने पहले बात की। लेकिन अब जो ताजा मामला एलजी की तरफ से केंद्र सरकार को सूचित किया जाना है, उसी पर जरा समझेंगे इसके मायने क्या है। और अगर एलजी ने कहा, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, तो केंद्र सरकार के पास क्या विकल्प है? और सौरभ भारद्वाज अगर कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य सचिव दिल्ली सरकार के और मुख्य सचिव के खिलाफ एफआईआर कराएंगे, तो उसके बाद टकराव की दिशा क्या होगी और उसका मतलब क्या होगा? हमारे साथ खास मेहमान हैं एनके सिंह साहब, जिन्हें आप अक्सर हमारे साथ बातचीत में देखते सुनते हैं। संवैधानिक पहलू को एक विस्तार के साथ वो समझते भी हैं और दर्शकों को और हमें भी समझाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ चूंकि एक टकराव की स्थिति बनती दिख रही है, मंशा सरकार की जो है उसका आकलन कोई भी कर सकता है। सिंह साहब, पहला सवाल तो यही है, एलजी का ये केंद्र सरकार को सूचित करना, जिसमें ये कहना कि दिल्ली सरकार के मंत्री एलजी के साथ बैठक करने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये कहना कि एलजी को बैठक बुलाने का ही अधिकार नहीं है, उन्हें संविधान समझना चाहिए। तो इसके बीच में जरा आप समझाइए कि एलजी का अधिकार क्या है, और सौरभ अगर कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है तो उसका मतलब क्या है? और एलजी ने अगर केंद्र को चिट्ठी लिख दी तो अब क्या हो सकता है? मंशा क्या है? देखिए, इंटेंशन की जगह पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पे आते हैं। ये पहली चिट्ठी नहीं है। 4 अप्रैल को एक और चिट्ठी वो होम मिनिस्ट्री को लिख चुके हैं, मतलब प्रेसिडेंट को लिख चुके हैं, जो होम मिनिस्ट्री के थ्रू जाता है। तो वो 2 चिट्ठियां वो दे चुके हैं और कह रहे हैं कि साहब, यहाँ पे जो ये लोग सीरियस नहीं है। मंत्रियों के बारे में आरोप लगाया है कि मैंने मीटिंग बुलाई, और वो भी किस लिए बुलाई? पानी के लिए बुलाई। बहुत चिंता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को पानी की, तो उन्होंने पानी के लिए मीटिंग बुलाई, स्वास्थ्य के लिए बुलाई, और ये लोग नहीं आए। ये इनका आरोप है। और ये एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का ये मैसेज दिया जाए कि साहब, एक चिट्ठी, 2 चिट्ठी, हो सकता है कि 2 दिन बाद फिर एक चिट्ठी लिखे, और एक ग्राउंड तैयार करे कि साहब, यहाँ पे सरकार बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर चाह रहे हैं कि लोगों को पानी मिले। बताइए, गर्मी में पानी, और ये लिखा है उन्होंने चिट्ठी में कि साहब, इस शिद्दत की गर्मी में और पानी ना मिले, उसका पर्पस क्या है? क्योंकि ये इस समय रोजे का वक्त है और दिक्कत, पानी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसको ये मैसेज देने की कोशिश है कि देखो, एक खास त्योहार के दौरान
ये आपकी सरकार कैजुअलनेस कर रही है। और कहा गया कि साहब इनसिंसियर है, इररेस्पॉन्सिबल है, ये उस चिट्ठी में लिखा है। चिट्ठी को जानबूझ के इसलिए लिखा गया है और इसको लीक भी किया गया है कि लोग ये समझ सके कि सरकार जानबूझ के कर रही है। अब इसका दूसरा मतलब पक्ष क्या है? केजरीवाल सरकार जानबूझ के क्राइसिस कर रही है, डिफंक्ट है, केजरीवाल जेल में है, मंत्री आ नहीं रहे, और एलजी बहुत कंसर्न है। एलजी बहुत कंसर्न एलजी है, बहुत कंसर्न है, पानी देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, एजुकेशन, सबके लिए कंसर्न है। लेकिन अचानक क्या कंसर्न हो बताएंगे? गया। शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण परिवहन सबके लिए एलजी कितने कंसर्न हो गए, यही वो कंसर्न संदेश है, देना चाहते। मुख्यमंत्री ये तो जेल वो में है, मैसेज देना छोड़ रहा चाहते है। हैं। अब इसके दो बारीकी से देखेंगे तो उसके दो पहलू हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें कि ये ग्राउंड्स बना के वो कहे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, कॉन्स्टिट्यूशनल उससे नहीं चल रही है, एडिक्ट्स के हिसाब से नहीं चल रही है गवर्नमेंट, लिहाजा इसको हम प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा दिया जाए। बोले प्रेसिडेंट का रूल का मतलब कि एलजी का रूल, ये कह के अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। पहला तो ये है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाए और कहे कि नहीं ये गलत है, तब चुनाव होने जा रहे हैं, तब क्या होगा? तो एक दूसरा जो डायमेंशन है वो ये है कि किसी तरह अरविंद केजरीवाल या आप पार्टी का यूएसपी क्या है, ये बीजेपी जानती है। यूएसपी है एजुकेशन, हेल्थ, और जो ये मदद देते हैं, जो फ्री बिजली है, फ्री पानी है, वगैरह वगैरह। किसी तरह इसको काट दो, ताकि अगर ये फेल हो जाए, हम सरकार अपने हाथ में न ले पाए, तो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट या कांग्रेस, अब तो दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, इनको वोट न मिलने पाए, लिहाजा पानी की क्राइसिस कर दो, हेल्थ की क्राइसिस कर दो। आप ताज्जुब बहुत करेंगे बहुत कि अहम बात कर रहे हैं, बहुत एकदम लॉलेसनेस, और एकदम जनता बहुत बेजार हो रही है। ये दिखाओ कि खुद जेल ये में अच्छा जाके एक नहीं छोड़ रहे हैं और आपको आपके हाल पर छोड़ दिया। हम करना चाह रहे हैं और हमें करने नहीं दे रहे हैं। करने नहीं दे रहे हैं। तो इसका दूसरा डायमेंशन ये है, और ये आपको हकीकत बताए कि 2021 में नीति आयोग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसने तारीफ की थी कि साहब अद्भुत है इनका एजुकेशन सिस्टम, ये पूरे कंट्री में लागू किया जाना चाहिए था। ये नीति, उसकी वजह क्या थी? अकेली गवर्नमेंट है ये भारत की, जो कि अपने बजट का 25% और 10%, 35% हेल्थ और एजुकेशन में डालती है, और ये लगातार 5-7 साल से चल रहा है। नतीजा ये हुआ कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन, ये वाकई बहुत अच्छा हो गया। अब किसी तरह से यही यूएसपी है, और इसके साथ फ्री पानी, फ्री बिजली, तो अरविंद केजरीवाल को जो नीचे का वर्ग है वो बहुत लाइक करता है। आप देखते हैं किस तरह जब आप स्टेट असेंबली के इलेक्शंस आते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के वोट्स की क्या स्थिति होती है, पार्लियामेंट पे वो नहीं होता। तो यूएसपी जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी का, वो है पानी, बिजली और फ्री पानी और बिजली और स्वास्थ्य। अब इसको किसी तरह से काट दो, तो उन ऑफिसर्स को इशारा किया गया, और ऑफिसर्स हैं क्यों? आपको ताज्जुब होगा कि जब पिछले 11 मई को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 मेंबर की यह जजमेंट दिया कि साहब दिल्ली गवर्नमेंट भी वही सब कुछ है, चुनी हुई आई हुई है, लिहाजा राज्य के बराबर का ही अधिकार है, और दिस विल बी मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का खात्मा हो जाएगा अगर आप इसको फ्री काम नहीं करने देते। इसलिए एलजी मेयर फिगर हेड है। ये उस जजमेंट पे 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये जजमेंट था, और कहा गया कि अगर वो अधिकारियों पे कंट्रोल ही नहीं रखेगा, तो इस गवर्नमेंट का कोई, इस चुनाव का कोई मतलब नहीं, इस पूरी डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पे था, बल्कि इससे भी टफ था। मैं अगर आपको, आपके व्यूअर्स को पढ़ के उसके वो सुनाऊं पैराग्राफ्स, तो उसमें यह था, the constitution bench emphasized that Delhi government similar to other states, जो अन्य स्टेट्स को है वही गवर्नमेंट का स्टेटस है, represents the representative form of government. Any further expansion of union's power will be contrary to constitutional scheme. कि अगर केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को बढ़ा के लाती है इसमें, तो वो संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल होगा, ये उसमें कहा गया था।
मोदी सरकार ने किया क्या, एक कानून लाई संसद में और अधिकारियों के अपॉइंटमेंट के अधिकार का जो जो बॉडी बनेगी उसमें उन्होंने अपने आदमी छोड़ दिए और यहां तक कि जो पूरा जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का उसके खिलाफ काम कर दिया। सेम अब सेम अधिकार सेम हूबहू वही मोडस ऑपरेंडी था जैसे चुनाव आयुक्तों के फैसले में हुआ, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर हुआ, संसद से आपने बदल दिया। बिल्कुल सही कर, ये दो एक बदनुमा दाग हैं भारत की पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने के, और सिर्फ इसलिए कि पार्लियामेंट है। तो खैर हम उस पर बाद में आएंगे, पहले तो ये पर्पस क्या है। कोशिश करो कि गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ काबिज हो जाए, अरविंद केजरीवाल की सरकार बर्खास्त कर दी जाए। अगर ये संभव नहीं होता है तो चुनाव के लिए पूरा का पूरा सरकार, आप जरा ताजुब करेंगे कल असेंबली में जो बैठक हुई, बल्कि हम चाहेंगे कि जो लेटर उन्होंने एलजी को लिखा है सौरभ भारद्वाज ने, वो भी अगर मिल जाए तो उसे दिखाया जाए। लेटर है हमारे पास, वो हम लेटर अभी दिखाएंगे, दिखा रहे हैं, जो 5 तारीख का लेटर है जो एलजी को लिखा है सौरभ भारद्वाज ने जिसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया है कि किस तरह से दिल्ली के लोगों को समस्या हो रही है। और मजबूर ये है, why are chief secretary and health secretary misleading the government about availability of medicines and consumables? आप ताज्जुब करेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट ये दिया कि साहब सब कुछ है, सब है हमारे पास, दवा भी है, सब है, और दवा नहीं है तो सब्स्टिट्यूट है। ये गलत कहा जा रहा है, जबकि जब इनके एमएलएज ने, और एक और सर्वे हुआ था उसमें जब देखा गया तो पाया गया एक भी दवा अस्पतालों में नहीं है, ताकि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट को बदनाम किया जा सके। जबकि हेल्थ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट ये डाली साफ भरमार है। अब उसके प्रोविजन देखिए क्या किया, एक और प्रोविजन है उसमें जो आपने कहा ना, वहीं पे सौरभ भारद्वाज ने कैटेगरिकली, जो कल असेंबली में भी सौरभ ने कहा, सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उसी में उसने कहा डू दे वांट टू क्रिएट ए हेल्थ क्राइसिस इन दिल्ली। तो एक तरह से इन्होंने वही जिम्मेदारी की लगाई है कि ये चाहते हैं कि इससे हेल्थ क्राइसिस हो और लोगों को समस्या हो। और उसने ये भी है आखिरी में, विल दिस लॉन्ग पॉलिटिकल लेटर बाय ऑनरेबल एलजी नॉट लीड टू पेट्रोनाइजिंग ऑफ द अफसर्स, जो भी हैं। तो ये उसमें भी एक तरह से सौरभ ने आरोप लगाया कि ये जो क्राइसिस क्रिएट हो रही है वो एलजी के उसमें हो रही है। यही आरोप भी उसी के ऊपर देखिए, तो उसी के ऊपर why is the honorable lieutenant governor not saying even a word about the initiation of inquiry against chief secretary and health secretary? बिल्कुल गवर्नमेंट कह रही है, कल पार्लियामेंट असेंबली में भी कहा कि इनके खिलाफ हम एफआईआर लागू करेंगे, दायर करेंगे। ये कल पार्लियामेंट में कहा उन्होंने। आज आपने देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये बहुत लंबा चौड़ा है, वो है, बिल्कुल कहा, सही बात है। उसी में तो कहा है, ये सारा जिक्र उन्होंने किया है, और उसी में कहा है कि हम एफआईआर करेंगे हेल्थ सेक्रेटरी और जो चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ। जी, क्योंकि क्राइसिस एफआईआर कहां करेंगे आप? उसी सरकार के पास करेंगे जो केंद्र सरकार के अंडर में है। तो ये एक मजाक है, लेकिन जी, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एक प्रोविजन होता है कि अगर दवाएं नहीं है तो वहां का सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल का जो लिस्ट है, उसकी जो टेंडर आए हैं, उसी लिस्ट से चाहे तो इमीडिएट दवा मंगवा सकता है ताकि कोई आदमी मरने ना पाए। लेकिन यहां भी क्या किया इन अफसरों ने कि उनपे सख्ती के सुपरिटेंडेंट में कि तुम्हारी ऐसी तैसी 4 इंक्वायरी बैठा देंगे, मतलब जो आरोप लगा है, और ये कह के उनको दवा नहीं खरीदने दे रहे हैं। ये सरकार का आरोप है। कितना देखिए किस तरह जकड़ लिया है अरविंद केजरीवाल की इलेक्टेड गवर्नमेंट को कि इन अफसरों के दबाव में वो दवा नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि दवा खरीदेंगे तो 6 इंक्वायरी और आ जाएगी। तो इसलिए न तो वहां दवा खरीदी जा रही है, न पर्पस क्या है कि इलेक्टोरली कमजोर करो ताकि चुनाव में वोट पे असर पड़े, और असली मकसद यह है कि किसी तरह इनको, और आप जानते हैं कि किस तरह ऐलानिया पब्लिक मीटिंग में एलजी कह रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसको पब्लिक में बोलने का सच पूछिए तो संवैधानिक नैतिकता नहीं है, लेकिन पब्लिक एड्रेस में उसने कहा कि हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे।
आपको नहीं चलने देना था, लेकिन ये पब्लिक मीटिंग में नहीं कहा जाता है, ये राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जाती है। महोदय, आपके पास जो पावर है उसको समझ लीजिए। तो एलजी एक एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहा है, ऑफिसर्स एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं, और कोशिश ये हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को एक डबल उसमें फंसा दो। पहला ये कि सरकार उनकी जाए, ये किया जाए। अगर ये किसी तरह नहीं हो पाता है तो उनको इतना बदनाम कर दो कि चुनाव में लगे कि अरे ये तो बेकार है, बीजेपी को लाना चाहिए। उसके लिए इनका जो यूएसपी है एजुकेशन, अभी आप देखें कल हाई कोर्ट ने बहुत डांटा एजुकेशन सेक्रेटरी को। हाई कोर्ट के पास केस ये था, एक टीआईए लाया था, और केस ये था कि साहब एजुकेशन में एक ऐसा स्कूल है जहां एक सेक्शन में 144 बच्चे पढ़ते हैं और वो टेंथ में पढ़ रहे हैं, टाट पट्टी लेके पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो नहीं है। हुआ क्या था, क्रिपल कर दिया है उन्होंने स्कूल को, स्कूल विजिट नहीं कर रहा है कोई। ये सारे जो अधिकारी हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली का है, वो सारा का सारा इस समय सैफ्रनाइज हो गया है। जो आदेश ऊपर से आते हैं वही कर रहा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनकी है, केंद्र सरकार की है। लिहाजा अब वो उस स्कूल में टाट पट्टी में और एक सेक्शन में 3 क्लासेस हो रहे हैं। तो कुछ बच्चे उधर मुंह करके उस टीचर को सुन रहे हैं, कुछ बच्चे इधर मुंह करके सुन रहे हैं, और तीसरा पीछे मुंह करके सुन रहा है। ये हाई कोर्ट ने देख के कहा कि मिस्टर सेक्रेटरी, कभी आपको लगा नहीं कि ये नौनिहाल हमारे जेल में अपराधी बनने जा रहे हैं? इस तरह का आप एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये सब सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है ताकि किसी तरह से एजुकेशन और हेल्थ, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का यूएसपी है, उसको रोक दिया जाए, पानी की क्राइसिस कर दी जाए। सही आपने पॉइंट उठाया। अब जैसे कल सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि पानी की दिक्कत इसलिए है कि जल बोर्ड को पैसा नहीं दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव और चीफ सेक्रेटरी पर आरोप लगाया कि मोहल्ला क्लिनिक में जांच नहीं चल रही है, टेस्टिंग नहीं चल रही है और दवाओं की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसको लेकर एफआईआर कराने तक की बात कर दी। अब इस तनातनी में एक चीज एनके सिंह साहब बताइए, हालांकि हमने पहले भी कई बार बात की है और उस बात में हमने जो मर्यादा और नैतिकता की भी बात की थी कि नैतिक आधार पर केजरीवाल को क्यों नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल में रहकर सरकार चलाने की जिद क्यों है, उस पर आगे आएंगे। लेकिन अभी ये कि अब एलजी के पास क्या विकल्प है, एक थोड़ा, और दूसरा कि ये सौरभ भारद्वाज अगर कह रहे हम एफआईआर करा देंगे, तो आपने सही कहा एफआईआर तो दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, एफआईआर ही नहीं होगी। तो अब इस टकराव में ये स्थिति क्या दिख रही है, अगर हम स्पेसिफिक हो? नहीं, मतलब कि ये इतना नीचे चला गया है कि पूरे वर्ल्ड के इतिहास पे, मैंने कई जगह का एडमिनिस्ट्रेटिव वो पढ़ा है, हिस्ट्री। अब मुझे याद नहीं आता है कि दुनिया के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में इसने घटिया स्तर पे आके द्वंद हुआ हो, पॉलिटिकल द्वंद को आपने जनता जिसपे सफर करे, आपने वहां तक लाके इसको छोड़ दिया है। ये द्वंद होते थे, लेकिन द्वंद पॉलिटिकल होते थे। अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डाला, अनैतिक वो भी था, लेकिन आपने कम से कम बिजली पानी का ये जो तमाशा कर रहे हैं, इसे बंद कर दे। बिजली पानी के स्तर पे ये नहीं होता था कि चूंकि मुस्लिम वोट अरविंद केजरीवाल को मिलते हैं, तो ठीक एक जो त्योहार चल रहा है उसके दौरान आप ये कर दीजिए, रोजे के दौरान आप ये कहिए कि साहब देखिए मैं तो पानी के लिए मीटिंग बुला रहा था, ये लोग आ ही नहीं रहे, ये कह के आप पानी की क्राइसिस कर दे, हेल्थ की क्राइसिस कर दे कि दवाएं ना दे आप। वही कल असेंबली में यही कहा सौरभ भारद्वाज ने और सारे लोगों ने कि अगर कल कोई कैंसर पेशेंट मर जाता है तो इनको क्या आपराधिक मुकदमे नहीं होने चाहिए? तो सच बात है कि, और आपराधिक मुकदमे किस पे नहीं होने चाहिए, एलजी तक को इस पे लेना चाहिए कि अगर आप हैं, अगर कह रहे हैं कि आपके हिसाब से ये अफसर्स आपके हैं, तो कम से कम अफसर्स तो वो बात मानते हैं ना। तो अफसर्स कह रहे हैं कि साहब हमने दवाएं तो हैं, पूरी है, जबकि तस्दीक किया जा रहा है तो एक हॉस्पिटल में दवा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो इशारे से काट दिया गया है, और सुपरिटेंडेंट्स को कहा गया है कि जो दूसरा विकल्प है कि आप टेंडर वाली लिस्ट से दवाएं ले लें, उस पर सख्ती की गई कि अगर करोगे तो हम तुम्हें मुकदमे में फंसा, ये धमकी दी गई है जो हमने कई जगह से सुना है। तो ये उसका एक डायमेंशन है जो हम देख पा रहे हैं। अब मैं ये एक चीज समझना चाह रहा हूं कि वही जो टकराव मैंने पूछा, तो एलजी अब जैसे 2 बार एलजी ने चिट्ठी लिख दी और लॉलेसनेस
और हेडलेस है, दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है, बैठक में भी केजरीवाल के मंत्री नहीं आ रहे हैं, एलजी कितने कंसर्न नहीं, सब तो कह दिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या लगता है हो सकता है? नहीं, नेक्स्ट स्टेप मान लीजिए कि कल पॉलिटिक्स तो ये भी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करेगा? वो तो पॉलिटिक्स में है, एलजी तो कम से कम पॉलिटिक्स में नहीं है ना। एलजी चुन के नहीं आता है, एलजी संसद असेंबली के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एलजी गवर्नर या राष्ट्रपति को फिगर हेड माना गया है, सिर्फ एक मोहर मानी गई है, क्योंकि इनको असेंबली में जवाब नहीं देना होता है, जनता के सामने इनको जवाब नहीं देना होता है। लिहाजा आपकी सीमाएं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी अपने जजमेंट में, 5 मेंबर जजमेंट में, कि भाई ये वही लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो गवर्नर के पावर है वही इसके पास है, कोई अलग से नहीं है। और 239 ए कोई भी अलग से व्यवस्था नहीं करता है। हाँ, ये है कि जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, लैंड है, ये आपके पास है, आप इसको देखिए। तो कल जब सौरभ भारद्वाज कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं अधिकारी और मुकदमा करने जाएंगे, तो इल्ले कर दिया जाएगा। दरोगा कहेगा कि अरे हम तुम्ही को नहीं बंद कर रहे, यही एहसान मानो, वरना अरविंद केजरीवाल को तुम्हें भीतर कर देते। क्योंकि काउंटर एफआईआर भी हो सकता है, अफसर ये लिखवा सकता है कि हमारे खिलाफ ये झूठ प्रचार कर रहे हैं, ये एक उसका विकल्प है। तो जो लड़ाई हुई है उससे सफर जो करने जा रहे अगले 10 दिन में, मेरा पूरा मानना है कि पानी और दवा की ऐसी क्राइसिस होगी वहां पे, और सिर्फ ये बनाई हुई है, क्रिएट की हुई है। क्योंकि क्रिएट कर देंगे तो अरविंद केजरीवालों के वोट पे असर है, और एक ग्राउंड बनेगा कि साहब पब्लिक बहुत डिस्ट्रेस में है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और फिर एलजी साहब घूम घूम के दवाएं बांटेंगे, घर घर जाके बांटेंगे, क्योंकि तब वो इसके एडमिनिस्ट्रेटर रियल। तो ये उसके पीछे ये इसका मतलब ये है ना कि ये जो पटकथा लिखी जा रही है, इस तरह से एलजी की तरफ से ये कह देना कि मुख्यमंत्री तो जेल में है और उनके मंत्री मिलने नहीं आ रहे हैं, जो नियमित काम है जनता से जुड़े हुए उसमें दिक्कत हो रही है, तो ये लिख कर, ये कहकर, और उसके बाद गोपाल राय और कैलाश गहलोत, आतिशी कोई नहीं आ रहे, सब कहकर, तो ये माहौल बनाया गया या एक पटकथा तैयार होगी। तो ये हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एलजी रेकमेंड करे सीधा क्या राष्ट्रपति शासन की लगाने की जरूरत है, ये मैं पूछ रहा हूं। हाँ, इसके लिए सिर्फ वो ग्राउंड तैयार हो रहा है कि डिस्ट्रेस है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की जो कंडीशंस बोमई जजमेंट के बाद से हुई है वो बिल्कुल अलग है। उसमें बड़ा साफ कहा गया है कि मेयरली फॉर प्रॉमिसिंग गुड गवर्नेंस आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते, कि आप ये कहें कि साहब इस गवर्नेंस पे अच्छा रूल नहीं था, अब गुड गवर्नेंस देने के लिए रूल लगा रहे, प्रेसिडेंट रूल लगा रहे, ये नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या कहना होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन ये है कि साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर बुला रहा है, मंत्री नहीं आ रहे, और ये बात सही है अब कि जाना चाहिए। तो सरकार का जो नेतृत्व करने वाला जेल में है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के नाते हमारी जिम्मेदारी है जनता के प्रति लॉलेसनेस और हेडलेस ना हो सिचुएशन। जी जी, और इसके लिए कहेगा, देखिए कितने चिंता, कहा भी जो लीक किया गया है ये, उस लेटर में यही लिखा है कि साहब पानी की, गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में बताइए पानी के लिए हम इन लोगों को बुला रहे तो भी नहीं आ रहे, मतलब कितने ये निर्दयी है, ये बताने का पर्पस है। और इसको मीडिया को दे दो, धीरे से लीक करा दो। तो पर्पस यही है कि आप वही खेल खेल रहे हैं जो सभी पॉलिटिशियंस खेलते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कम से कम इससे बचना था, लेकिन करे क्या? जब सुप्रीम कोर्ट कहता है 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की ये संविधान की व्यवस्था के खिलाफ होगा कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम न करने दें, लिहाजा सारी ब्यूरोक्रेसी उसके तहत होनी चाहिए, उसके मातहत होनी चाहिए, उसके निर्देशों पे काम करना चाहिए, तो आप एक कानून लाते हैं, तो दोष किसको दिया जाए? उस छोटे से लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो एक अदना सा ब्यूरोक्रेट था और जिसको कि अपॉइंटमेंट कर दिया गया, जब चाहे चिट्ठी निकाल के निकाल दिया जाएगा, उसको कहा जाए? या वो जो आला बैठे हैं ऊपर, जो हाकिम, आला हाकिम है, उनको कहा जाए कि तुमने सुप्रीम कोर्ट का ये जो था, जो चीख चीख के कह रहा है कि ये संसदीय परंपराओं, ये
प्रजातंत्र के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ होगा कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम ना करने दें, उसके बावजूद आप पलट देते हैं वो पार्लियामेंट की ताकत से। तो जब आप पलट देते हैं तो हम दोष किसको दें? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये बेचारे अफसरों को। ये बेचारे कभी भी ट्रांसफर यूटी कैडर के होंगे तो ट्रांसफर करके भेज दिया जाएगा इनको कहीं नॉर्थ ईस्ट में, इस डर से वो कांपते रहते हैं। जितने भी यूटी कैडर के अफसर हैं उनकी जरा सोचिए हालत क्या होती है। वो बेचारे दिल्ली में रह के बेटों को पढ़ाने के लिए और दिल्ली में नेताओं के नजदीक रहने के लिए वो हर वो चीज करते हैं। यूटी कैडर की समस्या ही यही है कि आप जब चाहते हैं उनको कहीं भेज देते हैं नागालैंड और वहां। तो नतीजा ये है जी। नहीं, एक माफ करें, आप पूरी कर लें बात अपनी, फिर एक सवाल है मेरा। हाँ नहीं, उसमें यही है कि आपने ब्यूरोक्रेसी को क्रिपल कर दिया है, ऋण विहीन कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह कहा है कि तुम्हारी नौकरी तब तक चलेगी जब तक कि तुम कदम ताल मिला करते रहोगे। तो दूसरा ये हो गया है, पार्लियामेंट से आपने वो पास करा दिया जो सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिश्ड जजमेंट के खिलाफ है, आपने वो पास करा दिया। और इसी के लिए क्यों करा लिया? इलेक्शन कमीशन के लिए भी करा लिया, बहुत कुछ के लिए करा लिया आपने। ईडी के जो कानून बनाए थे, आपने जो सारे कानून इधर उधर किए थे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, वो सब क्या थे? लेकिन आप ये करते जा रहे हैं। अच्छा सर, ये अगर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संविधान की जानकारी एलजी साहब को होनी चाहिए और इस तरह का बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ संवैधानिक व्याख्या उनके इस बयान की क्या? नहीं, बिल्कुल अधिकार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एलजी का केवल यही अधिकार है, वो बुला के पूछ भी सकता है कि आप ये जो कर रहे हैं इसके बारे में हमें डिटेल दीजिए। और ये किसी भी मिनिस्टर को बुला के, क्योंकि उसके अपॉइंटमेंट पे जो दस्तखत होते हैं वो एलजी के होते हैं, लिहाजा ये बुलाना, ये तो वो गलत कह रहे हैं कि आप बुला नहीं सकते। बुला सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, लेकिन जब वो कैबिनेट का प्रस्ताव होगा, जब कैबिनेट उनको कोई प्रस्ताव देगा तो सिर्फ वो दस्तखत कर सकते हैं। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप देखते होंगे, जैसे सौरभ ने कहा कि एलजी, उनका बयान पढ़ रहा हूं मैं, कि एलजी बताएं कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद उन्हें अधिकार देता है कि चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को बुलाकर बैठक करें। नहीं, मतलब ये कुछ ऐसा ही कहना हुआ कि संविधान कब अधिकार देता है कि आप मंगलवार को काला शर्ट ना पहने, ये उस टाइप का ही लॉजिक है। संविधान में ये सब चीजें थोड़ी लिखी जाती है। संविधान एक पार्लियामेंट्री परंपरा से चलती है। परंपरा में आपने याद होगा, जब देश के नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री जो किसी भी संस्था को नहीं मानते और किसी हर संस्था उनके अंगूठे के नीचे होती है, वैसा भी प्रधानमंत्री विदेश जाके जब लौटता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ जाता है ब्रीफ करने कि हमने विदेश में ये चीजें की है, और जाने के पहले भी जाता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास प्रोटोकॉल है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होना है, लेकिन परंपरा और प्रोटोकॉल है, वो कन्वेंशन है। लिहाजा लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसी भी मंत्री को बुला के पूछने का कि भाई कैसा चल रहा, ये पावर तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पावर नहीं है। लेकिन जी हाँ, अब आखिरी बात जो हमने 2 बार 3 बार पहले भी बात की थी कि भाई अगर उनके हिरासत से लेकर अब तक तारीख देखें, 21 मार्च से लेकर अब 9 तारीख हो गया, कुल जमा लगभग 19 दिन हो गए, 9 दिन जेल में और 10 दिन हिरासत में। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने पर क्यों नहीं विचार करना चाहिए? अपनी सेकेंड लाइन लीडरशिप में जिसको भी लगता है उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दें, क्योंकि डे टू डे समस्या तो होगी भाई। आप मंत्रियों को इंस्ट्रक्शन देना, पानी की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कहां से जेल से एक बात बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में ना रहते और वैसे रहते तो क्या ये प्रॉब्लम तब नहीं आती? क्या पहले नहीं आ रही थी? ये अभी अरविंद केजरीवाल जेल में गए तब से ये लोग अफसरों ने ये नॉन कोऑपरेशन शुरू किया है? नहीं, वो तो कह रहे फरवरी से चिट्ठी लिख रहे हैं, फरवरी से ये चल रहा है, मतलब वो तो पहले से चल रहा है, जनवरी से चल रहा है। पहली मीटिंग जनवरी में हुई थी। पहली मीटिंग, इसके पहला जो था वो जनवरी में हुआ था। जनवरी से ये सिलसिला चल रहा है। तो अच्छा, नॉन कोऑपरेशन जैसे ही आपने वो कानून बनाया, उसके बाद अफसरों को लग गया कि अरे भैया ये ऋण मेरी कौन तोड़ सकता है? तो केंद्र सरकार। लिहाजा वो सारे अफसर, अच्छा ये अफसर बेचारे बहुत कमजोर होते हैं, इनके पास वो नहीं होता है। लिहाजा वो सारे के सारे अफसर
समझ गए ताकत किधर है, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ दरबार लगाने लगे। मैं तो दूसरी इसमें चीज पूछ रहा हूँ, जो मैंने पहले भी पूछा था, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट लगेगा, लेकिन जो दर्शक देखेंगे उनको लगेगा ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई 19 दिन हो गया हिरासत और जेल में, तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। ये वही वही नैतिक और मर्यादा की बात, ये कौन सी चीज है कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। सरकार चलाने की 10 पेचीदगियां है, लेकिन हम चलाएंगे। आपके व्यूवर्स को समझाने के लिए एक छोटा सा हम उदाहरण देते हैं, जो पिछली बार भी दिया था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर परंपरा से चलता है, और परंपरा की बात मैंने अभी कही है, तो इसमें भी नैतिक वो यही है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको नैतिक, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, नैतिक ये है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण मैंने उस दिन भी दिया था। आपने मुझे घर पे खाने को बुलाया, मैं आपके यहाँ खाने के लिए पहुंचा, और बहुत अच्छा आपने स्वागत, सब अतिथि देवो भव। चूंकि अजीत जी हिंदू परंपरा पे विश्वास करते हैं, भारतीय परंपरा पे, संस्कृति पे, उन्होंने पूरा आओ भगत किया, और हम लोग खाने के बेंच पे बैठे। इसी बीच में हमने कहा कि अजीत जी एक रोटी जरा गरम गरम और चाहिए। आप किचन में कहने गए, तब तक मैंने आपकी एक बेशकीमती घड़ी जेब में डाल ली। लौटते में आपने इसे देख लिया, तो आप हमें पुलिस को देंगे तो क्या ये कहा जाएगा कि साहब कम से कम अतिथि देवों की परंपरा तो याद रखते आप। आपने घर बुलाया और पुलिस बुला लिया। ठीक है, उसने चोरी की, लेकिन आपका नैतिकता क्या? नैतिकता वन वे ट्रैफिक नहीं होता है। नैतिकता दोनों तरफ से। जब आपने ईडी ने किस किस तरह से किसके बयानों पे अरविंद केजरीवाल को 9 बार एक बयान में नहीं नाम लिया जाता है, 10वें में चूंकि जेल में रहता है तो वो नाम ले लेता है और उसको दिखा दिया जाता है, लेकिन 9 बार नहीं लिया है। और फिर उस आदमी को न केवल उससे पैसे लिए जाते हैं और उससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाया जाता है, बल्कि उसके लिए कि नहीं साहब ये तो कोई एक्यूज नहीं है, और इसको छोड़ दिया जाता है, उसको आप वो बना देते हैं, अप्रूवर बना देते हैं। तो जब ये सब आप करते हैं, तो नैतिकता आप छोड़े तो ठीक चलेगा, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल बंद हो तो नैतिकता का दुहाई देने चाहिए कि साहब नैतिकता, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नैतिकता है कि अगर आप जेल में हो तो आपको फौरन छोड़ देना चाहिए। क्यों भाई, एक तरफा नैतिकता कौन सी होती है, मुझे आज तक नहीं मालूम। क्योंकि नैतिकता ये कोई ऐसी चीज नहीं एब्सोल्यूट टर्म्स में है। नैतिकता दिक काल सापेक्ष है, ये टाइम और स्पेस के हिसाब से बदलती है। अमेरिका में नैतिकता कुछ और है, वहां पे सेक्स स्कैंडल हो जाता है तो भी राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है। सही, हम अमेरिका ना भी जाए, हम दौर के हिसाब से नैतिकता कुछ और है। वह लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था, वो दौर कुछ और था। हवाला कांड में शरद यादव आडवाणी ने इस्तीफा दिया, वो दौर कुछ और था। सोनिया गांधी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे इस्तीफा दिया। तब कोई ऐसे मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं थे कि पकड़ पकड़ के सबको अंदर कर रहे हैं। अभी आज की तारीख में इतनी गिरफ्तारियां हो रही है, जिसको तिसको ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, तब तक जब तक वो बीजेपी के पाले में न चला जाए। चला गया तो मुक्ति पा लिया। तो यही आप कह रहे हैं कि चूंकि दौर ऐसा है तो उसके हिसाब से बदले। जी बिल्कुल बिल्कुल यही है। और अरविंद केजरीवाल क्यों दे दे इस्तीफा, हम वही कह रहे हैं ना कि जो 70 में 62 सीटें लाया हो, 61 सीटें लाया हो, 67 सीटें लाता हो, वो इस्तीफा दे दे क्योंकि आपका ईडी कुछ कह रहा है। आपने 5 साल उसको काम नहीं करने दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, जो भी आता है वो उसी का हो जाता है, केंद्र सरकार का हो जाता है। तो आप अगर ये कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल से क्यों नैतिकता की उम्मीद करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, जबकि आप खुद अनैतिक। आप इसका काउंटर है सर कि इसलिए नैतिकता की दुहाई देते हैं कि अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन की गर्भ से अरविंद केजरीवाल की सरकार निकली, तो बहुत नैतिक धरातल पर बड़ी बड़ी बातें रामलीला मैदान जंतर मंतर पर की गई थी। तो जब इतनी नैतिक बातें की गई, हालांकि उन नैतिकताओं को टूटते हुए, ध्वस्त होते हुए हमने बहुत देखा बीते 8 सालों में, लेकिन फिर आपको नैतिक धरातल पर आपसे सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई आप तो वो ना थे, आप तो ऐसी बातें करते थे, और अब आप जिद पे आ रहे हैं कि हम जेल से ही सरकार चला देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। तो अगर यही काउंटर कर दिया जाए कि जब मोदी जी को लाया गया था तो वो यही कह के आए थे ना कि बहुत करप्ट यूपीए सरकार है, यूपीए 2 बहुत करप्ट है, 2G 3G और पता नहीं क्या क्या जी हो गया है, और मोदी एक ऐसा ईमानदार आदमी है जो चाय बेच के आया है
और वो नैतिकता करेगा और वो सबके जेब में 15 लाख डालेगा, इसी पे आए थे ना। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या वो ग्राउंड नहीं था नैतिकता के आधार का? ये भी क्या एक अरविंद केजरीवाल के लिए अप्लाई करेगा? नरेंद्र मोदी जब आए थे 14 में, तो वो कंडीशंस क्या थी? पूरी जनता इसी, अब वो भी तो इसी के प्रोडक्ट है ना। सच पूछिए तो 11 के आंदोलन के, अन्ना आंदोलन के ही नरेंद्र मोदी भी प्रोडक्ट है कि जन आक्रोश वो अगले 3 साल रहा, जिसकी वजह से मोदी में उसने ऑनेस्टी का आइकॉन देखा। और जब यहां आके आप जिनको ईडी फंसाता है, बाद के सालों में देखा, लगा कितनी बड़ी बात, जिनको ईडी फंसा लेता है उससे आप बॉन्ड के पैसे ले लेते हैं। ईडी जेल में डालता है उसके जो जिसके प्रॉफिट नहीं हुआ है 3 साल से, कानून आपने बदल दिया कि नहीं, प्रॉफिट का क्या मतलब है, जो चाहे पैसा दे। तो आप वहां पे नैतिकता आपके लिए नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल 11 में रहा है कभी उसमें अन्ना आंदोलन के साथ, इसलिए उसके ऊपर सारी नैतिकता थोप दीजिए। तो ये लॉजिक गलत है ना, लॉजिक मन में नहीं होता है। मैं बार बार यही कहता हूं, व्यूवर्स को भी समझाना चाहता हूं कि देखो, जब तर्क करो तो वो डिस्पैशनेट और एकदम से दूसरा पक्ष उसका देखो, एब्सोल्यूट पे नहीं होता। क्योंकि बीजेपी ये करेगी, बीजेपी यही करेंगे कि देखिए ये अन्ना का प्रोडक्ट है और ये जेल से शासन चलाना चाहता है, कितना पदलोलुप है, ये बीजेपी कहेगी। लेकिन इसको कहते हैं सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स। आपने एक सेलेक्टिवली उतना फैक्ट ले लिया है, उस वही कहा जाए कि भाई ये काउंटर बाकी में क्यों नहीं लगता? जो आदमी जेल में अरविंद को डाला है उस पर ये क्यों नहीं अप्लाई करेगा? तब ये आदमी हाथ पैर खुल जाते हैं कि हाँ यार ये कैसे होगा। तो यही है इसके पीछे। एक आखिरी सवाल है कि अगर मान लीजिए सरकार बर्खास्त हो जाती है, अगर इसी सब ग्राउंड पर के मुख्यमंत्री जेल में हैं, वो सरकार ठीक से नहीं चल रही है, मंत्री एलजी की बैठक में नहीं आ रहे हैं, एलजी का रिकमेंडेशन हो जाता है दिल्ली में सब चीज, हर व्यवस्था चरमरा गई, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, परिवहन, सब कुछ अगर बर्खास्त होती है, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो संवैधानिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, हो सकता है इसमें? बिल्कुल नहीं। आज जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट है, आप सीधे जानिए 24 घंटे नहीं लगेंगे उस प्रेसिडेंट रूल को खारिज करने में और रेस्टोर करने में, फिर से डेमोक्रेटिक सिस्टम। 24 घंटे नहीं लगेंगे जिस तरह की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि हमने मान लिया सुप्रीम कोर्ट नहीं भी गए, एक मैंने उस दिन भी ये बताया था, आपके व्यूअर्स को ये जानना जरूरी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कि आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, असेंबली आपने इनकी सरकार डिसमिस कर दी, असेंबली भंग कर दिया, दोबारा आप चुनाव कराएंगे तो फिर अरविंद केजरीवाल ही आएगा। वो जेल में होगा व्यक्ति, लेकिन चुनाव फिर भी जीतेगा और उसके लोग फिर अरविंद केजरीवाल को चुनेंगे। तो एलजी साहब, क्या आप शपथ दिलाएंगे या ये कहेंगे कि नहीं साहब, मैं जेल वाले आदमी को तो शपथ नहीं दिलाऊंगा? जरा सोचिए कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगी। इसलिए प्रेसिडेंट रूल अनटेनेबल है। और किस लिए लगा रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर क्योंकि कैबिनेट, एक तो आपने बिल्कुल गलत समझा, रीड किया आपने क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को। मैंने उस दिन भी बताया था कि एक एमएलए को अगर जेल होती है तो, और मान लीजिए कि वो 3 साल नहीं छूटता है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वैकेंसी नहीं क्रिएट की जाती कि वो साहब जैसे ही 6 महीना हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी वैकेंट हो गई और फिर से चुनाव कराओ, ये नहीं होता है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर अगर जेल में है तो उसका पद नहीं वैकेंट हो गया है, क्योंकि पद वो दूसरे आधार पे पाया है। वो असेंबली में द लीडर ऑफ द हाउस होने की वजह से, बहुमत की वजह से उसने वो पद पाया है। आपके जेल रहने या न रहने से उसका कोई मतलब नहीं। तो इसलिए इसीलिए एमएलए भी कोई है, एमपी भी है, अगर वो जेल जेब काटने में मान लीजिए जेल चला जाता है और उसकी जमानत नहीं होती है कि साहब ये बहुत ताकतवर है, और कई एमएलए का हो चुका है कि वो जेल में रहे हैं लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी को खाली नहीं घोषित किया, वहां चुनाव नहीं होता है, इसीलिए जेल में रहा जी। तो इसी को देखना चाहिए कि पहले तो आपको चीफ मिनिस्टर है इसलिए उसको फैसिलिटेट कीजिए, उसका एक ऑफिस वहां पे बना दीजिए और उसे कहीं तुम जेल में ही रहोगे, तुम उसी तरह कपड़े पहनोगे, 712 नंबर कैदी हो गए, लेकिन कैदी का मतलब वो हो गए अंडर ट्रायल हो गए, लेकिन
और उसी तरह सोओगे। लेकिन तुम्हें हम ये सुविधा चीफ मिनिस्टर के काम को डिस्चार्ज करने के लिए देंगे। होना तो ये चाहिए। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का आपको नजरिया है, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर को आपने बंद किया है और वो अभी वो नहीं हुआ है, सजा नहीं मिली है उसको। चलिए, हालांकि इसमें नैतिक सवाल अपनी जगह कायम रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे, पूछ भी रहे हैं। मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग पूछेंगे, लेकिन सिंह साहब का ये कहना है और उस कहने में भी दम है, उस लॉजिक में, कि सारी मर्यादाओं का ठेका एक पक्ष या विपक्ष क्यों ले, जहां सामने जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए मर्यादाओं के कोई मायने नहीं है और वहां मर्यादा समझाने के लिए एक दिन मुझे आप खाने पे बुला लीजिए और मैं बता दूंगा आपको। शामिल कर दे। जी बताइए। इसको समझाने के लिए आपके व्यूअर्स को एक दिन मुझे खाने पे बुला लीजिए और मैं ये समझा दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।